गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा, इनफर्टिलिटी से पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? वो पीरियड जिसके अंदर एक मेल और फीमेल कैंडिडेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक बच्चे को कंसीव करवाने के लिए क्या हो सकते हैं भाई, एक बच्चा कंसीव करने के लिए जो कैपेसिटी होती है मेल पर्सन के द्वारा जो स्पर्म करता है और फीमेल के द्वारा जो ओवम करता है, ठीक है। अगर मेल और स्पर्म दोनों प्रॉपर तरीके से बच्चा कंसीव करवाने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, मतलब एक मेल और एक फीमेल अगर बच्चा कंसीव करवाने के अंदर, प्रेगनेंसी होने के अंदर अगर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होती है? जिसमें बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है एक मेल और फीमेल दोनों के अंदर अगर वहां पे प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो वो क्या कहलाती है? फर्टिलिटी। अगर इसका उल्टा देखा जाए तो वो क्या होती है? इनफर्टिलिटी। मुझे इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है मेल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जरूरी नहीं है फीमेल के अंदर ही क्या हो, इनफर्टिलिटी के कारण हो। मेल के अंदर भी क्या हो सकते हैं? इनफर्टिलिटी के कारण हो सकते हैं। अगर मान लो एक महिला अगर 1 या 2 साल के अंदर बिना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब कोई भी जो फैमिली प्लानिंग मेथड होती है उनका यूज किए बिना, उनका उपयोग किए बिना 1-2 साल के अंदर अगर वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो? इनफर्टिलिटी। एक समझ में आई बात आपको कि वो महिला जो 1 या 2 साल के अंतर्गत बिना कॉन्ट्रासेप्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड, मतलब वो फैमिली प्लानिंग मेथड भी यूज नहीं कर रही है और उनकी शादी को क्या हो गए 1.5-2 साल, 1-2 साल हो गए हैं, पर फिर भी बच्चे वहां पे नहीं हो रहे हैं उनको, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? इनफर्टिलिटी को लीड करती है। ये मोस्टली 2 तरीके से हो सकती है, एक होता है प्राथमिक और दूसरी क्या होती है? द्वितीय। अगर प्राथमिक या प्राइमरी इनफर्टिलिटी की बात करें तो जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है उसमें क्या होता है, महिला ने एक बार भी क्या हुआ, बच्चा पैदा नहीं किया, मतलब बच्चा कंसीव नहीं किया, एक बार भी वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रही है, बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, तो वो क्या कहलाती है? प्राथमिक। अगर दूसरी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की बात करें तो उसमें ये हो जाता है कि महिला ने एक बच्चे को तो जन्म दे दिया पर दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई हो किसी भी कारण से, तो एक बच्चा तो वहां पे हो गया है उन दोनों को, बट दूसरा बच्चा वो बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, बहुत कुछ वहां पे मतलब उनके द्वारा कंडीशंस अप्लाई की जा रही है, बट फिर भी बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। समझ में आया? प्राइमरी तो किसको बोलते हो? जिसने एक बार भी बच्चा कंसीव नहीं किया है। दूसरी किसको बोलते हो? जिसने एक बच्चे को तो जन्म दे दिया पर दूसरा बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, उसको आप क्या बोलते हो? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। समझ में आया? इनफर्टिलिटी आप किसको बोलते हो? वो कंडीशन जिसके अंदर महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है। समझ में आ रहा है? बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, गर्भावस्था कंसीव नहीं हो पा रही है। समझ में आया आप लोगों को? अब अगर मान लो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहा है, फैमिली प्लानिंग, कोई कॉन्डोम यूज कर रहे हैं, कोई टैबलेट वेबलेट ले रहे हैं, तब तो उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो महिला जो टैबलेट नहीं ले रही है, मेल पार्टनर के द्वारा कॉन्डोम्स का यूज नहीं किया जा रहा है, बिना इनके यूज किए भी 1-1.5 साल तक उनको बच्चा नहीं हो रहा है, वो कंडीशन क्या कहलाती है? इनफर्टिलिटी। अगर यहाँ इनकी डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन के अंदर जो कंडीशन है वो इंक्लूड होती है कि वो महिला जिसके अंदर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि भाई इनफर्टिलिटी किसको बोलते हैं, कि जिसने 1-2 साल के अंदर एक भी बच्चे को क्या जन्म नहीं दिया। समझ में आ रहा है? वो कंडीशन जिसके अंदर यदि कोई महिला 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक
गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किए बिना, मैंने बताया था ना, मतलब फैमिली प्लानिंग मेथड का उपयोग किए बिना नियमित रूप से संभोग क्रिया करने के बावजूद भी गर्भ धारण नहीं कर पाती है। समझ में आया? कोई महिला जो एक या इससे अधिक समय तक गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग नहीं कर रही है, बट फिर भी संभोग क्रिया उनकी रेगुलर हो रही है, सेक्सुअल एक्टिविटी उनकी रेगुलर हो रही है, फिर भी वो क्या नहीं कर पा रही है? प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, गर्भ धारण नहीं कर पा रही है। इसी को आप क्या बोलते हो? इनफर्टिलिटी। समझ में आया? इसको आप क्या बोलते हो? इनफर्टिलिटी। मोस्टली ये दो तरीके की होती है। पहली क्या है? प्राथमिक या प्राइमरी इनफर्टिलिटी, और सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी और द्वितीयक इनफर्टिलिटी। अगर फर्स्ट की यहाँ पे बात करेंगे तो प्राइमरी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि वो महिला जिसने एक बार भी गर्भ धारण नहीं किया हो, वो महिला जिसने एक बार भी गर्भ धारण नहीं किया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक या प्राइमरी इनफर्टिलिटी। इज दैट क्लियर? समझ में आई? अगर जिस महिला ने एक बार भी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं किया है, उसको आप क्या बोलते हो? प्राइमरी इनफर्टिलिटी। अगर सेकेंड वन की कोई बात करें, कोई भी महिला हो जिसने पहले तो गर्भ धारण कर लिया है, परंतु उसके बाद 1 या 2 वर्ष या उससे भी ज्यादा समय तक बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम नहीं हो पा रही है। समझ में आया? कोई भी महिला हो जिसने क्या कर लिया है, एक गर्भ धारण तो कर लिया था, बट उसके बाद में 1 वर्ष या उससे भी अधिक तक समय तक का उनका टाइम निकल गया और वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी वो उपयोग में नहीं ले रहे हैं और उनका नियमित तरीके से क्या हो रहा है? सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो रही है, फिर भी उनके अंदर गर्भ धारण नहीं होता है। उसी को आप क्या बोलते हो? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। समझ में आया आप लोगों को? प्राइमरी किसको बोलते हो और सेकेंडरी किसको बोलते हो? डेफिनेशन में याद कर लो ना, सीधी सी लैंग्वेज आपको वहां पे दिखाई दे रही है। डेफिनेशन में क्या दिखाई दे रहा है? अगर महिला ने 1 या उससे अधिक वर्षों तक, मान लो 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, कोई भी गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव या फैमिली प्लानिंग मेथड का यूज नहीं कर रही है, उनके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी भी डन की जा रही है रेगुलरली, फिर भी वो बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रही है, उसी को आप क्या बोलते हो? इनफर्टिलिटी। अब अगर जिसने एक बार भी गर्भ धारण नहीं किया, उसको आप प्राइमरी बोल दोगे। जिसने एक बार कर लिया और दूसरा बच्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हो? सेकेंडरी। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया? इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन और कितने टाइप का होता है। अब अगर यहाँ पे हम 1 बाय 1 इनके कारणों की बात करेंगे कि एक मेल पर्सन है वो इनफर्टिलिटी के लिए कैसे काम कर सकता है, मतलब उसके अंदर ऐसे कौन कौन से कारण है, ऐसे रिस्क है जिनकी वजह से एक मेल पर्सन इनफर्टिलिटी करवा सकता है। समझ में आ रहा है? मैंने कहा था ना, फीमेल ही नहीं, बट गांव में क्या होते हैं, महिला को ही, बेचारी औरत को ही क्या किया जाता है? ब्लेम किया जाता है कि यही बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है, बट उनको ये नहीं पता उनका लाल भी ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, उसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं। उसमें महिला का अकेले का कोई दोष नहीं है, उनके बच्चे जो उनका बेटा है उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे? कौन कौन सी प्रॉब्लम यहाँ आपको देखने को मिल सकती है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। एक मेल के अंदर इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? फर्स्ट वन होती है क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्टोरकाइडिज्म का मतलब ये होता है, जो टेस्टिस होते हैं भाई, मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस का स्क्रूटम के अंदर डिसेंड नहीं हो पाना, उसी को आप क्या बोलते हो? क्रिप्टोरकाइडिज्म। मान लो भाई एब्डोमेन, अगर जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है ना, तब तक उसके जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ होते हैं? एब्डोमिनल केविटी के अंदर होते हैं, मतलब उसके उदर में होते हैं, उसके पेट एब्डोमिनल जो पार्ट होता है वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। कौन? टेस्टिस। जैसे जैसे ही बच्चे के जन्म का समय पास आता जाएगा,
वो क्या हो जाएंगे, टेस्टिस डिसेंड हो जाएंगे। डिसेंड का मतलब वो कहाँ आ जाएंगे, पेल्विक कैविटी के अंदर, मतलब कहाँ आ जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर। समझ में आ रहा है? अगर स्क्रोटम में आ गए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर वो स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो, क्रिप्टोकार्डिज्म। मतलब किसका, टेस्टिस का उदर गुहा से, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, कहां पे, स्क्रोटम में नहीं आना। समझ में आ रहा है? किसका, टेस्टिस का स्क्रोटम में नहीं आना, उसी को आप क्या बोलते हो, क्रिप्टोकार्डिज्म। तो ये भी क्या होगा, मेल इनफर्टिलिटी को लीड करेगा, क्योंकि भाई जिस अंग को जहां होना चाहिए था वो वहां है ही नहीं, तो अपने फंक्शन या कार्य कैसे करेगा। समझ में आया आप लोगों को? सेकेंड वन क्या होता है, ऑर्काइटिस। अगर उस मेल के जो टेस्टिस होते हैं उनमें कोई संक्रमण हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो भी उसके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर थायराइड ग्लैंड की कोई बीमारी हो गई हो, समझ में आ रहा है, थायराइड ग्लैंड के अंदर आपको पता है जो अपने सेक्स हार्मोन होते हैं उनके अंदर ही अपना रोल प्ले करता है। जो सेक्स हार्मोन होते हैं मेल और फीमेल की, उनके अंदर अपना रोल प्ले करता है। अगर ये सही तरीके से थायराइड काम कर रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर थायराइड में कोई दिक्कत आ गई तो वो जो सेक्स हार्मोन होते हैं, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, उन दोनों के अंदर ये क्या करेगी, एबनॉर्मलिटी कर देगी, असमानता कॉज कर देगी। तो पहला क्या है, क्रिप्टोकार्डिज्म, टेस्टिस का कहां नहीं आना, स्क्रोटम में, नीचे के पार्ट में नहीं आना। अगर टेस्टिस के अंदर क्या हो गया, इन्फेक्शन या संक्रमण हो गया, थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो गई, ये क्या होते हैं, मेल इनफर्टिलिटी के कुछ कारण है। कुछ और भी कारण है जिनको हम 1 by 1 पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, एस्पर्मिया। अच्छा, एस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, जो मेल के अंदर सीमन होते हैं ना, उनका निर्माण और मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाना। जो स्पर्म सीमन जो बन रहा है, उस सीमन का प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो पाना। क्या नहीं हो पाना, प्रोडक्शन नहीं हो पाना, मतलब वो पूरी तरीके से जितना सीमन बनना चाहिए था पर डे पर इजाकुलेशन 20 से 30 ml, मान लो 20 से 30 ml पर इजाकुलेशन, मतलब जब सेक्सुअल एक्टिविटी या संभोग क्रिया उनके द्वारा की जा रही है, तो उस एक संभोग के अंदर उस मेल पर्सन के द्वारा जो सीमन निकलता है वो कितना होता है, 20 से 30 ml। अब अगर ये 20 से 30 ml सीमन नहीं बन पा रहा है, उसको आप क्या बोलते हो, एस्पर्मिया। समझ में आ रहा है भाई? नॉर्मल तो चाहिए ना, अब नॉर्मल नहीं बन पा रहा है, तो नॉर्मल नहीं बन पाएगा तो वहां पे क्या करवाएगा, वो करवा पाएगा क्या, क्या कंडीशन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अगर वो नहीं, अरे बढ़ ही नहीं रहा है, जितना प्रोडक्ट चाहिए था वो प्रोडक्ट उतना नहीं बन पा रहा है, तो कंडीशन तो एबनॉर्मली हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, जो सीमन कम बना था, उस कम सीमन के अंदर जो स्पर्म होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, मेल की जो सेल होती है, कोशिका होती है, जो क्या करती है, ओवम को जाके फर्टिलाइज करती है, तो वो स्पर्म वहां पे नहीं बन पाते हैं, उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। सीमन के अंदर क्या, सीमन के अंदर स्पर्म की क्या हो, अनुपस्थिति, मतलब वहां पे स्पर्म, पहली बार तो सीमन का ही निर्माण कम हुआ, दूसरी बार थोड़ा बहुत हुआ था, उसमें स्पर्म बिल्कुल भी नहीं मिले, तो उसको आपने क्या बोल दिया, एजोस्पर्मिया, और सीमन का नहीं बना, एस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, सीमन में स्पर्म की मात्रा 20 मिलियन से भी कम होना। समझ में आ रहा है? जो सीमन बना था उस सीमन के अंदर स्पर्म की मात्रा क्या हो, 20 मिलियन से भी कम हो, तो भी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि जब वहां पे जाएंगे ना धीरे धीरे वाजाइना को क्रॉस करते हुए, तो मतलब आधे से ज्यादा तो वहीं खत्म हो जाते हैं, कुछ एक वहां पहुंच पाते हैं जो ओवम को फर्टिलाइज करेगा, वो फर्टिलाइज भी एक ही करेगा या 2 जने करेंगे। समझ में आया? बाकी सारे धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। तो अगर पहले से नंबर में कम हो तो वहां पहुंचेगा कौन,
समझ में आया? तो जितना नंबर चाहिए उतने नंबर के अंदर काउंटिंग में स्पर्म है वो नहीं मिल पाते। एस्थेनोजूस्पर्मिया, क्या? एस्थेनोजूस्पर्मिया, जब सीमन में मौजूद 50% से भी अधिक स्पर्म आगे की ओर गति नहीं कर पा रहे हैं। मान लो सीमन के अंदर क्या हो, सीमन के अंदर स्पर्म तो प्रेजेंट है बट वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे, गति नहीं कर पा रहे, आगे चल नहीं पा रहे हैं 50% से भी ज्यादा, तो भी ये क्या कंडीशन कहलाती है? इनफर्टिलिटी का कारण हो सकती है। नेक्स्ट वन, नेक्रोजूस्पर्मिया, इसका मतलब क्या होता है? मरे हुए स्पर्म, पहले से ही क्या हो, स्पर्म क्या हो, मरे हुए हो। नेक्स्ट वन क्या? टेरेटोजूस्पर्मिया, टेरेटोजूस्पर्मिया का मतलब क्या होता है? 70% से अधिक स्पर्म का असामान्य मॉर्फोलॉजी का होना। अरे असामान्य मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? संरचना में डिफेक्ट, ठीक है, संरचना में क्या है? डिफेक्ट है। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल संरचना या शेप होनी चाहिए उस शेप के अंदर स्पर्म है वो नहीं मिल पा रहे। तो अगर इसको आप क्या बोलोगे कि स्पर्म तो है पर वो स्पर्म क्या है? मॉर्फोलॉजिकली असामान्य है, सामान्य स्थिति के अंदर नहीं है। जो सामान्य स्थिति एक स्पर्म की ये वाली कंडीशन होती है वो ये अगर यहाँ पे नहीं मिल रही है तो उसको आप क्या बोलते हो? टेरेटोजूस्पर्मिया, मतलब उसकी संरचना, उनकी साइज, उनकी शेप, संरचनात्मक तरीके से अगर देखा जाए तो वो सही ढंग से नहीं बने हुए हैं, उनमें क्या है? असामान्य स्थिति वहां पे आ गई है। नेक्स्ट वन क्या हो गया? हाइपोस्पेडियसिस। हाइपोस्पेडियसिस का मतलब क्या होता है? जो मेल के अंदर यूरिन पास आउट करने के लिए और सीमन पास आउट करने के लिए एक होल होता है जिसको आप बोलते हो पिनाइल यूरिथ्रा। समझ में आ रहा है? अगर वो पिनाइल यूरिथ्रा कहाँ हो? नीचे की तरफ प्रेजेंट हो। समझ में आ रहा है? अगर भाई यहाँ पे कंडीशन देखी जाएगी, ये क्या है? पिनाइल यूरिथ्रा हो गया कंडीशन, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। ये क्या है? पूरा पिनाइल यूरिथ्रा है। अगर जो ओपनिंग यहाँ होनी चाहिए थी, हाइपोस्पेडियसिस के अंदर ओपनिंग कहाँ हो जाती है? यहाँ पे, तो जो इजाकुलेशन होगा उसका प्रॉपर वहां पे वो वे नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है? एक होती है एपिस्पेडियसिस। एपिस्पेडियसिस के अंदर क्या होता है? ओपनिंग ऊपर की तरफ से, जो ओपनिंग बीच में होनी चाहिए थी वो ओपनिंग या तो ऊपर हो जाती है या नीचे हो जाती है, उसी को आप क्या बोलते हो? हाइपोस्पेडियसिस। ये हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे। किसका नीचे होना? जो भी यूरिथ्रा है उस यूरिथ्रा की ओपनिंग का नीचे होना, और जो ऊपर की तरफ होती है उसको आप बोलते हो एपिस्पेडियसिस। समझ में आया? एपिस्पेडियसिस का मतलब क्या होता है? इसका यूरिथ्रा का ऊपर की तरफ स्थित होना, और हाइपोस्पेडियसिस क्या होता है? यूरिथ्रा का नीचे की तरफ स्थित होना। अगर बाई प्रॉब्लम सही है तो हमेशा यूरिथ्रा क्या रहेगा? बीच में प्रेजेंट रहेगा। बट ये दो कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें जो वो हॉल होता है वो या तो ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहेगा या नीचे की तरफ प्रेजेंट रहेगा। तो ये दोनों कारण भी क्या कर सकते हैं? मेल के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये इतनी चीज आपको समझ में आई कि भाई इनफर्टिलिटी किनकी कैसे कैसे हो सकती है। तो पहले जो इनके अगर आप कारण देखोगे तो फर्स्ट वन क्या हो गई? एस्पर्मिया, सीमन ही नहीं बन पा रहा है। एजोस्पर्मिया, सीमन तो है बट उसमें स्पर्म क्या है? अनुपस्थित है। तीसरी क्या है? ओलिगोस्पर्मिया, उसमें स्पर्म की काउंट है वो 20 मिलियन से भी क्या हो गई? कम हो गई। एस्थेनोजूस्पर्मिया, 50% से ज्यादा स्पर्म है वो आगे की तरफ क्या कर रहे हैं? मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ है किसमें? गति करने में। 50% से ज्यादा स्पर्म गति करने में असमर्थ है, उसको क्या बोलते हो? एस्थेनोजूस्पर्मिया। नेक्रोजूस्पर्मिया का मतलब होता है मृत स्पर्म का मिलना। समझ में आ रहा है? स्पर्म तो है पर वो सारे के सारे क्या है? मरे हुए हैं। टेरेटोजूस्पर्मिया का मतलब क्या होता है? संरचना है वो उनकी सही नहीं है। और हाइपोस्पेडियसिस का मतलब क्या होता है? जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है वो कहाँ है? नीचे की तरफ प्रेजेंट है। और एक होता है एपिस्पेडियसिस। समझ में आ रहा है? एक क्या होता है? एपिस्पेडियसिस। और एपी का मतलब क्या होता है? उस ओपनिंग का ऊपर की तरफ
प्रेजेंट होना। जो ओपनिंग नीचे यहाँ पे है वो ओपनिंग कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो ये सारे कारण क्या है, मेल के अंदर इनफर्टिलिटी करने के होते हैं। अब अगर यहाँ पे नेक्स्ट वन अगर हम फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करेंगे तो फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए क्या क्या कारण वहां पे है वो पॉसिबल हो सकते हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी के अंदर कौन कौन से कारण है जो पॉसिबल हो सकते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जन्मजात विकृति। अगर महिला के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मान लो फैलोपियन ट्यूब नहीं हो, ओवरी नहीं हो, अदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो वहां पे नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, समझ में आ रहा है। तो जन्मजात विकृति का मतलब होता है उस महिला का जब जन्म हुआ उसी टाइम पे उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या आ गई थी, दिक्कत आ गई थी। दूसरा अनओवुलेशन, मतलब क्या होता है उनका ओवुलेशन नहीं हो पाना, समझ में आ रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या हो, एब्सेंस हो। अगर एमिनोरिया कंडीशन आ रखी है या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है तो कंडीशन क्या कहलाती, कारण कर सकते हैं किसका, फीमेल इनफर्टिलिटी का। अगर महिला की उम्र 35 साल से भी अधिक हो तो भी वो इनफर्टिलिटी कर सकती है। भाई किसी की शादी 35 साल पे हुई हो, अब वो बच्चा करना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे उनके अंदर भी इनफर्टिलिटी के कारण हो सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रॉब्लम वहां पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। यूटेराइन फाइब्रोइड, अगर यूट्रस के अंदर क्या बन गए, जगह जगह पे गांठें बन गई, अगर यूट्रस के अंदर क्या बन गई, गांठें बन गई तो भी प्रॉब्लम आएगी। अगर यूट्रस क्या हो, उल्टी पोजीशन में हो, समझ में आ रहा है, यूट्रस क्या हो, उल्टी स्थिति में हो। एंडोमेट्राइटिस, अगर यूट्रस की जो अंदर वाली जो परत होती है उसके अंदर क्या हो गया, संक्रमण हो गया। सीधा सा मान लो संक्रमण है, किसमें, यूट्रस में। यूट्रस में क्या है, संक्रमण, समझ में आ रहा है। यूटेराइन प्रोलैप्स, यहाँ पे भी क्या होता है, यूट्रस है वो क्या होता है, प्रोलैप्स हो जाता है, उल्टी पोजीशन के अंदर आ जाता है। मैंने बताया था ना जब प्लेसेंटा को बाहर निकालते हैं तो उस टाइम पे यूट्रस किस साइज के अंदर होता था, ये वाले पोजीशन के अंदर आ जाता है यूट्रस। ऐसे तो बताया था मैंने आप लोगों को, भाई ये क्या हो गया, यूट्रस की पोजीशन हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, यूटेराइन प्रोलैप्स। ये क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है, पेरिट्यूबल ड्रेसिंग का मतलब फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, आपस में चिपकी हुई रहती है, जुड़ जाती है, जिसके बीच में एक पाइप की जैसी जगह होती है, वो पाइप वाली जगह नहीं बन के क्या हो जाती है, फेलोपियन ट्यूब ऐसे पिचक जाती है, उसको बोलते हैं पेरिट्यूबल एडहेशन। नेक्स्ट वन क्या होता है, एंटी स्पर्म एंटीबॉडी। अगर जो स्पर्म उस महिला के अंदर जाएंगे तो उनके अंदर अगर एंटीबॉडी बनी हुई तो स्पर्म को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। पर समझ में आया, जो मेल के स्पर्म उस महिला के वेजाइना में जाएंगे तो वहां पे जो एंटीबॉडी बनी रहती है, मान लो उसके अंदर हो तो वो उसको वहीं पे क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जो स्पर्म के अगेंस्ट, स्पर्म के विपरीत जो भी एंटीबॉडी महिला में होती है वो महिला के अंदर उपस्थित एंटीबॉडी क्या करती है, स्पर्म को किल कर देती है। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, मान लो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ओवुलेशन वाली प्रोसेस, वहां पे क्या आ गई है, कोई दिक्कत आ गई है और क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर संक्रमण हो गया। क्या हुआ, फेलोपियन ट्यूब के अंदर संक्रमण हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है, फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज करने का कारण बनती है। पहली क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जन्मजात विकृति, महिला में ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, महिला की उम्र 35 साल से ज्यादा हो, यूट्रस के अंदर गांठें बन गई हो, रिट्रोवर्टेड यूट्रस, यूट्रस है वो उल्टी पोजीशन के अंदर आ गया हो। एंडोमेट्रियोसिस, अगर यूट्रस के अंदर क्या हो गई है, इन्फेक्शन हो गई है और वहां पे क्या हो जाए, ट्यूब जो बनती है ना, ऐसे लग रहा है कि भाई यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन तो है ही है, साथ साथ के अंदर उसमें गांठें भी बन जाती हैं कई बार। एंडोमेट्राइटिस, क्या हो गया, यूट्रस के अंदर फिर से इन्फेक्शन हो गया। एंडोमेट्रियम का मतलब क्या था, यूट्रस की जो सबसे भीतर वाली परत होती है उसके अंदर क्या है, इन्फेक्शन। यूट्राइन प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है, यूट्रस उस वाली पोजीशन के अंदर आ जाना, जो नॉर्मल पोजीशन ये वाली होती है यूट्रस की। कैसे भाई, नॉर्मल पोजीशन यही तो होती है यूट्रस की, अब इसके अंदर यूट्रस कैसे हो गया, ये वाली पोजीशन के अंदर आ गया। ये
तो ये क्या करता है, प्रॉब्लम कॉज करता है। अगर जो भी फेलोपियन ट्यूब होती है उनके अंदर क्या हो गया, एडेशन हो गया, चिपक गई है वो एक जगह से, या स्पर्म के अंदर क्या बनी हुई है, एंटीबॉडी बनी हुई है, ल्यूटियल फेज के अंदर क्या आ गई, दिक्कत आ गई, और क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर संक्रमण हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, कारण होते हैं किसके अंदर, फीमेल इनफर्टिलिटी के अंदर। ये कारण फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी है वो कॉज कर सकते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आई कि मेल के अंदर और फीमेल के अंदर कौन कौन से ऐसे कारण है जिनके द्वारा इनफर्टिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इनके अंदर जो कंडीशन देखी जाएगी कि इनका उपचार कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट कैसे करोगे भाई, इनफर्टिलिटी हो गई, इनफर्टिलिटी होने के बाद आप इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हो। तो दोनों के कारण अगर अलग अलग है तो दोनों का मैनेजमेंट भी अलग अलग होगा, मेल के लिए अलग होगा, फीमेल के लिए अलग होगा। बट एक चीज कॉमन है दोनों के अंदर, हम क्या देते हैं, हार्मोनल थेरेपी देते हैं। मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर ही हम लोग क्या देंगे, हार्मोनल थेरेपी उनको देंगे। समझ में आया। तो अगर पहले हम लोग किनकी बात करें, मेल इनफर्टिलिटी की बात करें, तो मेल इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट होगा हम उसको क्या कर सकते हैं, पहले होता है कोइटल फंक्शन का आंकलन। कोइटल फंक्शन का मतलब ये होता है जब मेल पर्सन सेक्सुअल एक्टिविटी डन कर रहा है तो उस सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान आपको ये चेक करना है कि उसके अंदर कितना तो सीमन बन रहा है, कितने स्पर्म आप बन रहे हैं। समझ में आ रहा है, एक दिन के अंदर कितने सीमन बनता है और कितना स्पर्म उस सीमन के अंदर आपको देखने को मिलता है, वो होता है कोइटल फंक्शन का आंकलन। जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो स्पर्म और सीमन इजैकुलेट होते हैं, बाहर निकलते हैं, उनको आपको क्या करना है, चेक करना है कि कितने तो अमाउंट में है, कौन सी इनकी शेप है, कैसे ये गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सारा आपको क्या करना है, चेक करना है। दूसरा सीमन का एनालिसिस करना है कि सीमन कितना नॉर्मल कितना होना चाहिए। मैंने बताया ना पर इजैकुलेशन 20 से 30 ml तो बढ़ना ही चाहिए। तो इसका भी आपको क्या करना है, चेक करना, टेस्ट करना है। हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन, हार्मोन के बारे में जानकारी लेनी है कि कोई हार्मोन ज्यादा या कम तो नहीं हो रखा है। पोस्ट कोइटल और इम्यूनोलॉजिकल परीक्षणों के परिणाम, मतलब जैसे ही आप उसने क्या कर लिया, सेक्सुअल एक्टिविटी कर ली, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद में क्या क्या वहां पे चेंजेस आपको देखने को मिले, तो उनका भी आपको क्या करना है, जांच करनी है। अब आगे हम लोग उस मेल को क्या करते हैं, कुछ काउंसलिंग देते हैं। ठीक है, काउंसलिंग के दौरान उसको ये कहा जाता है कि आप शराब मत पीना, स्मोकिंग मत करना, तंबाकू आदि का सेवन मत करना, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, जो मेल की सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं। आपको पता है निकोटीन वगैरह, स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह डायरेक्टली आपको इफेक्ट करती है नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते करते जो इसके इंपल्स मैसेज जो जाने वाले थे, संचार साधन जिसको बोलते हैं, वो जो पेल्विक ऑर्गन होते हैं उनको जाके वो क्या करता है, इफेक्ट करता है, और वहां पे बंदे की सेक्सुअल एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। समझ में आ रहा है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करने में ये जो होते हैं ना, अल्कोहल, स्मोकिंग, तंबाकू, अगर इनका ज्यादा यूज करेंगे तो ये क्या करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी को कम कर देते हैं। समझ में आ रहा है। संभोग क्रिया इनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आदमी मोटा है तो उसको बोलेंगे कि आप अपना वजन कम कीजिए, और उसको ये कहेंगे कि आप टाइट और वार्म जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उनको उसको क्या करना है, अवॉइड। एकदम से लूज और जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं अंडरगारमेंट्स के लिए, उसको हम सलाह देते हैं कि आप वो ही पहनो। जो मेल पर्सन है हम उसको ये कहेंगे टाइट और वार्म जो गर्म कपड़े होते हैं उनको आप अंडरगारमेंट्स के रूप में मत यूज करो। एकदम से लूज और कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं अंडरगारमेंट्स के लिए, वही उसको क्या करने हैं, यूज में लेने हैं। समझ में आ रहा है। तो ये सारी कंडीशंस क्या करती हैं, टेम्परेचर वहां का बना के रखती हैं, क्योंकि जो स्पर्म बनते हैं ना, उन स्पर्म का जो टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है।
अगर जैसे ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएंगे स्पर्म वहीं खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो बॉडी का ऑर्गन है मेल का वो हमारी बॉडी से आउटसाइड होता है। समझ में आ रहा है? जो मेल पर्सन का जो सेक्सुअल एक्टिविटी का ऑर्गन है वो उसकी बॉडी से बाहर रहता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर और वहां के एरिया का टेम्परेचर दोनों का क्या होता है, 1 डिग्री का फर्क रहता है। समझ में आ रहा है? तो अगर वो बॉडी के कांटेक्ट में आ गए स्पर्म तो वहीं पे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो वहां पे वार्म क्लॉथ अगर यूज करते हो तो वहां पे इन्वायरमेंट गर्म रहेगा, बेटर है आप कॉटन क्लॉथ यूज करो, ताकि वहां पे उनको क्या मिलेगा, कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा, कूल इन्वायरमेंट मिलेगा, और वहां पे ग्रोथ, अपना निर्माण और प्रोडक्शन आराम से कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें क्या होती है, एक मेल पर्सन को हम लोग एडवाइज करते हैं कि आपको इन सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना है। पहला तो हम लोग क्या करते हैं भाई, कोइटल एक्टिविटी के फंक्शन देखते हैं। समझ में आ रहा है भाई, सेक्सुअल एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से हो रही है, सीमन भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, स्पर्म कितने हैं कि नहीं है, एक इजैकुलेशन में, एक सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कितना सीमन वहां पे बन रहा है, हार्मोन ज्यादा है या कम है, एक्टिविटी करने के बाद में कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें वहां पे हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के बाद उस मेल को हम लोग ये एडवाइस देंगे कि तुझे ये चीजें नहीं करनी है, वजन ज्यादा है तो कम कर, तंबाकू, अल्कोहल, ये सारी चीजें, अगर स्मोकिंग आप कर रहे हो तो इसको आप क्या कर दो, बंद कर दो, और टाइट क्लॉथ आपको नहीं पहनने। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया, एक मेल पर्सन के अंदर ट्रीटमेंट प्लान हो गया। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग यहाँ पे फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल के अंदर जो टेम्परेचर हम लोग कंडीशन देखते हैं, वहां पे हम उसको क्या करेंगे, एडवाइस देंगे कि महिला को जब हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उस दौरान उसके जो इनफर्टिलिटी के कारण थे ना, पहले तो उनकी जांच करो। भाई हमको पता चल गया कि महिला को क्या है, इनफर्टिलिटी है। अब उस इनफर्टिलिटी को कोज करने वाले जो कारण हैं या उसके जो पॉजिटिव फैक्टर है उनका पहले पता करो और उनका उचित उपचार करो। समझ में आ रहा है? जो भी जिम्मेदार कारक होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए उनका पता करके उनकी क्या करना, जांच करके उनका ट्रीटमेंट करना, पहले काम तो ये। दूसरा काम क्या करना है, अगर ओवुलेशन की स्थिति नहीं है, अनओवुलेशन का मतलब क्या है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, उस दौरान महिला को ये कहा जाएगा आप क्या करो, संतुलित आहार लो। अगर महिला के अंदर ओवुलेशन नहीं हो रहा है, ओवम नहीं बन पा रहा है, तो हम उसको यही कहेंगे कि आप अच्छा खाना लो। दूसरा, अगर दुबली पतली महिला है तो उसको ये कहेंगे कि थोड़ा बहुत वेट बढ़ाओ, और अगर मोटी है तो हम उसको कहेंगे कि आप अपना वेट कम कर। अगर पतली है तो उसको थोड़ा वेट बढ़ाने के लिए कहेंगे, और अगर वेट ज्यादा है तो उसको वेट कम करने के लिए कहेंगे। यदि अनओवुलेशन के लिए भावनात्मक कारक जिम्मेदार है तो महिला को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान किया जाता है। भावनात्मक का मतलब क्या होता है, इमोशनल फैक्टर। भाई इमोशनल फैक्टर समझ में आ रहा है? कोई भी इमोशनल फैक्टर हो गया जिसमें तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, कोई भी ऐसे कारण अगर अनओवुलेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं तो हमें उसको क्या किया जाता है, साइकेट्रिक के पास भेज के उसको काउंसलिंग दी जाती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको दिया जाएगा। अगर महिला के अंदर क्या हो, अनओवुलेशन के लिए जो जिम्मेदार कारक है वो क्या है, भावनात्मक तरीके से महिला फिट नहीं है, मेंटल तरीके से महिला फिट नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो उसके लिए उसको कहाँ भेजा जाएगा, मनोवैज्ञानिक के पास भेजते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास। उस साइकियाट्रिस्ट ने क्या किया, उसको वहां पे काउंसलिंग देके उसका वो जो भी तनाव, टेंशन, एंजाइटी, डर वगैरह जो भी कुछ बना हो तो उसको उसने क्या किया, कम करवाने की कोशिश की। और ये सारे करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, ओवुलेशन के लिए कुछ दवाइयां देते हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट, HCG गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है वो, ह्यूमन मेनोपॉजल गोनेडोट्रोपिन देते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन देते हैं, और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देते हैं। ये सारे हार्मोन्स की उनको क्या की जाती है, टैबलेट दी जाती है, जिसको बोलते हैं ना हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी किसको दी जाएगी, उस
फीमेल कैंडिडेट को जिसके अंदर क्या है, इनफर्टिलिटी है। पहले तो कारण का पता करो और उसका उचित उपचार करो। दूसरा, मोस्टली जो इनफर्टिलिटी का कारण आती है वो होती है अनओव्यूलेशन, मतलब अंडोत्सर्ग उसका नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर मोटी महिला है तो उसको वजन कम करने के लिए भी कहो, क्योंकि ये इसके कारक हो सकते हैं, क्योंकि इन सब में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। समझ में आ रहा है? अगर इसमें गड़बड़ी हो गई ना, फिर हर एक जगह पे क्या हो जाती है, गड़बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है। मोटी है तो पतला होने को बोलो, पतली है तो उसको मोटा, मतलब एवरेज वेट रखना है उसको। ये नहीं 80 किलो हो गया या 40 किलो हो गया, 50 से 60 किलो के समथिंग उसका वेट उसको रखना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन क्या है, अगर महिला अच्छा खाना नहीं ले पा रही तो उसको अच्छा खाने के लिए बोलते हैं। उस महिला को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है, फिर उसको दवाइयां भी दी जाती हैं, हॉर्मोन्स टैबलेट दी जाती हैं, जिनके अंदर ये सारी ट्रीटमेंट आती है। इसमें फीमेल मेल पर्सन को भी यही दिया जाता है, GnRH, FSH, ये हार्मोन उस फीमेल पर्सन को भी दिए जाते हैं, क्योंकि मेल के अंदर भी भाई सेक्स जो हार्मोन होते हैं वो क्या है, एबनॉर्मल है, असामान्य है, तो उनको भी सामान्य करने के लिए उसमें भी हम लोग उसको ये दवाइयां दे सकते हैं, LH के दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? GnRH हो ही गया। तो ये क्या होते हैं, उस मेल पर्सन को हम लोग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, और ये सारे किसको देते हैं, फीमेल को। दोनों के अंदर मेल और फीमेल को हमने हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दे दी, और इस हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा हमने क्या कर दिया, उस महिला के अंदर जो इनफर्टिलिटी का कारण था उसको हमने कम कर दिया। समझ में आया आप लोगों को? तो एक इनफर्टिलिटी के लिए महिला जिम्मेदार नहीं होती है, एक मेल पर्सन भी उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। दोनों में से कौन जिम्मेदार है, तो उसके कारण का पता करो, कारण का पता करने के बाद उसको उचित ट्रीटमेंट दो, ट्रीटमेंट देने के बाद मेल पर्सन को भी काउंसलिंग दी जाती है और फीमेल पर्सन को भी काउंसलिंग दी जाती है। समझ में आया आप लोगों को इतना कि इनफर्टिलिटी क्या होती है? वो महिला जिसने 1-2 साल के बाद में एक भी बच्चे को कंसीव नहीं किया है, तो वो क्या होती है, इनफर्टिलिटी होती है। इसमें मेल भी जिम्मेदार है। भाई आई नो, आप भी जानते हो इस चीज को, मैं भी जानती हूँ कि बच्चे को जन्म देगी कौन, महिला, बट जरूरी है दोनों का रोल। अगर मेल ने अपना रोल प्ले अच्छे से नहीं किया तो भी महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, और अगर महिला ने अच्छा रोल प्ले नहीं किया तो भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। बट कारण तो दोनों ही है ना, कोई भी हो सकता है इनमें से। समझ में आया? तो ये सारे कारण क्या करते हैं, इनफर्टिलिटी को लीड कर सकते हैं, और इनका हम लोग ये उचित तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कितनी आपको समझ में आई होगी। बाकी क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और लव यू।